असेसमेंट, असेसमेंट प्रोसीजर मतलब क्या होता है? वो डिपार्टमेंट अपना असेसमेंट करता है, अपना फाइल चेक करता है कि अपने रिटर्न सही से लगाए हैं कि नहीं। अगर अपने रिटर्न सही से नहीं लगाए तो बता देगा ऐसी ऐसी मिस्टेक है, या वो तुम्हारा असेसमेंट ही करते हैं। तो ये सब कुछ असेसमेंट प्रोसीजर शुरू कहाँ से होगा? ये शुरू होगा रिटर्न फाइलिंग से। जब तक रिटर्न फाइल नहीं करोगे तब तक असेसमेंट प्रोसीजर तुम्हारा स्टार्ट नहीं होगा, अदर देन 144 एक सेक्शन है उसके तहत छोड़ के। तो रिटर्न फाइलिंग इज द फर्स्ट स्टेप। रिटर्न फाइल करने से पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? पैन। क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैन नहीं है तो तुम रिटर्न नहीं लगा सकते। पैन का सेक्शन नंबर है 139A, रिटर्न का सेक्शन नंबर है 139, और इनकम भी होनी चाहिए। वेरी गुड, इनकम भी होनी चाहिए तभी। ओके, तो 139 में बोलता है पैन। पैन किस किस को लेना है? कोई भी बंदा जिसका इनकम एक्सीड करेगा एग्जेम्पशन लिमिट, उसको पैन लेना है। कब तक लेना है? ऑन और बिफोर 31st May ऑफ द असेसमेंट ईयर इन विच इनकम इज असेसेबल। ऑब्वियसली 31st May से पहले अप्लाई करोगे तभी तो 1 जुलाई तक लगा रिटर्न लगा पाओगे, वरना रिटर्न कैसे लगाओ? If he is carrying business or profession whose total asset total sales, turnover, gross receipt are or is likely to exceed 5 lakhs in any previous year, तो उसको ऑन और बिफोर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर उसको पैन के लिए अप्लाई करना है। तो पैन के लिए कौन अप्लाई करेगा? कोई भी बंदा जिसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक्सीड कर रहा है 31st May तक अप्लाई कर देगा। कोई बंदा जिसका बेसिक एग्जेम्पशन एक्सीड नहीं कर रहा बट बिजनेस और प्रोफेशन में है वो, और उसका जो टर्नओवर है वो 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा होने वाला है, तो उसको वो ईयर एंड होने से पहले ही अप्लाई कर देना है। जिस ईयर एंड के लिए कैलकुलेट करे वो ईयर एंड होने से पहले अप्लाई कर देना। अब बोले बिना ईयर एंड हुए कैसे पता चलेगा? एक आइडिया लग जाएगा ना 5 लाख क्रॉस होगा कि नहीं मार्च में। अगर होगा तो फिर अप्लाई कर देना। चैरिटेबल ट्रस्ट को कंपल्सरली पैन चाहिए क्योंकि उसका रिटर्न भी वैसे ही जा रहा है, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को कंपल्सरली पैन लेना पड़ेगा ऑन और बिफोर एंड ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पैन ले लेगा चैरिटेबल ट्रस्ट। इनफैक्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए तो ऐसा होता है कि जब वो रजिस्टर्ड होता है तो पैन के लिए भी साथ साथ ही अप्लाई कर देता है, वेट नहीं करते। अब हम जो बात करने वाले वो अदर देन इंडिविजुअल के बारे में बात करने वाले, यानी कंपनी, फर्म, ALP, सॉरी AOP वगैरह, ये सब के बारे में। ठीक है, ये लोग अगर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं और वो एक्सीड करता है 2.5 लाख और मोर, वो लोग कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख और मोर, यानी एनी रेसिडेंट पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल who enters into financial transaction of an amount aggregating to 2,50,000 और more during financial year, उसको भी 31st May से पहले तक अप्लाई कर देना है। और किसको अप्लाई करना है? MD, डायरेक्टर, कर्ता, ये लोग भी 31st May वाला जो है वहां तक अप्लाई कर देंगे, MD, डायरेक्टर और कर्ता। तो सेक्शन नंबर 139 है अपने पढ़े। पैन, पैन किस किसको लेना है? अच्छा, ये तुमको एक साथ नहीं मिलेगा, मैंने 2 प्रोविजन एक साथ मर्ज किया। टाइम लिमिट को भी उसी में डाल दिया, जिसको मैंडेटरी लेना उसको भी एक साथ डाल दिया ताकि एक ही साथ लर्न हो जाए। तो जिसका इनकम एक्सीड करेगा एग्जेम्पशन लिमिट उसको 31st May से पहले लेना है। बिजनेस और प्रोफेशन 5 लाख एक्सीड करेगा टर्नओवर तो उसको बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेना है। चैरिटेबल ट्रस्ट को बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लेना है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बंदा इंटर हुआ है और 2.5 लाख से ज्यादा का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर लिया अदर देन इंडिविजुअल, तो उस केस में उसको ऑन और बिफोर 31st May पैन ले लेना है। MD, डायरेक्टर और कर्ता को मैंडेटरी है पैन लेना। कुल 18 ट्रांजैक्शन है जिसमें कोटिंग ऑफ पैन कंपलसरी है। कुल 18 ट्रांजैक्शन है जिसमें कोटिंग ऑफ पैन कंपलसरी है। घर में जब फ्री टाइम मिले बैठ के पढ़ लेना। ठीक है, अब ऊपर वाला जो कोट करने के लिए अपने बोले ना, जहां कोट करना है, अगर उसमें कोई माइनर एंटर कर रहा है तो वो क्या करेगा? और डज नॉट हैव एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स कैन कोट हिज फादर या मदर या गार्जियन का पैन नंबर। ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन पड़े उसमें जब भी एंटर करोगे कोई माइनर, तो वो अपना पापा मम्मी वगैरह का पैन दे सकता है। ऊपर अपने जो भी ट्रांजैक्शन पड़े अगर उसमें अपने को पैन देना है और एक बंदे के पास पैन है ही नहीं, every person who is required to disclose PAN under this act but is not allotted PAN, यानी उसने पैन लिया ही नहीं है पर उसके पास आधार है, तो वो क्या करेगा? आधार इन ल्यू ऑफ पैन कोट कर देगा। आधार इन ल्यू ऑफ पैन कोट कर देगा। जैसे ही वो आधार इन ल्यू ऑफ पैन कोट करेगा माना जाएगा कि उसने अप्लाई कर दिया है पैन के लिए और उसको एक पैन अलॉट कर दिया जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा।
अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आधार इन ल्यू ऑफ पैन, पैन इन ल्यू ऑफ आधार बोल रहा हूँ क्या? यानी जहां जहां पैन यूज होता है वहां आधार नंबर दे सकते हैं, और जहां आधार नंबर यूज होता है वहां पैन दे सकते हैं नहीं। ठीक है, याद रखना, इंटरचेंजेबिलिटी सिर्फ पैन जहां देना वहां आधार देने का, इसी का इंटरचेंजेबिलिटी है। जहां आधार देना वहां पैन, ऐसा नहीं बोला है। अच्छा, इसको रीड कर लेना, ये थोड़ा कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, तो घर में रीड करने बोला तो छोड़ मत देना, कर लेना। अब करने जा रहे हैं, दो तरीके होते हैं रिटर्न भरने के, या तो खुद, तीन तरीके, या तो खुद, या तो सीए से करवा लो, सीए से नहीं करवा सकते हो तो टीआरपी से करवा लो। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, सेक्शन नंबर 139 बी। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर क्या बोलता है कि, वो नहीं बोलता है, एसएससी जाके बोलता है सीबीडीटी को कि भैया तुम्हारा सीए लोग ना बहुत ज्यादा पैसा लेता है रिटर्न भरने का, ये लोग जो सीए बैठे ना यहाँ पे, ये लोग बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं रिटर्न भरने के लिए, तो क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, टेंशन मत लो, तुमको देते हैं बीकॉम वाला, तुम्हारे लिए वही ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि एक टीआरपी स्कीम मैंने बनाई है, उसमें जो बंदा रजिस्टर्ड होगा वो भी तुम्हारा रिटर्न भर सकता है। तो TRP means an individual who is authorized to act as a TRP by CBDT under other than following person, मतलब ये सारे लोग टीआरपी नहीं हो सकते। कौन? सीए, सीए टीआरपी नहीं हो सकता है, क्योंकि सीए सीए होता है, वो टीआरपी नहीं होता है। लॉयर नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता होगा आधा से ज्यादा रिटर्न लॉयर लोग ही भरता है आजकल, मेजोरिटी ऑफ दी जगह पे तुम लोग नोटिस किए होगे। कोई भी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, यानी किसी भी बैंक वगैरह एसबीआई वगैरह का जो है उसका कोई ऑफिसर नहीं बन सकता है टीआरपी। कोई भी एम्प्लॉय नहीं बन सकता। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन क्या होता है बताता हूँ। ठीक है, तो सीबीडीटी एक रूल बनाएगा कि ऐसे कुछ लोग हैं, वो लोग चाहे तो टीआरपी से अपना भर सकते हैं, रिटर्न लगवा सकते हैं। टीआरपी कौन होता है? जो सीए नहीं होता है, जो लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होता है, जो ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक नहीं होता है, जो एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड नहीं होता है। तो क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन है, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, क्वालिफिकेशन है कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट मतलब बीकॉम, बीटेक, बीबीए, कहीं का भी ग्रेजुएट टीआरपी बन सकता है। ठीक है, या वो बंदा जिसने इंटर क्लियर किया है सीए सीएस सीएमए का, वो बंदा जिसने इंटर क्लियर किया है सीए सीएस सीएमए का। ओके, जो इंटर क्लियर किया है वो 39B में टीआरपी क्यों बनेगा? वो फाइनल का पढ़ाई करेगा, सीए बनेगा, टीआरपी बन के क्या होगा? समझते नहीं है लोग। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है? सारे पर्सन जिनको रिटर्न लगाना वो स्पेसिफाइड है, अदर देन, अभी नीचे जो तीन लोगों, चार लोगों के नाम बोलूंगा इनको छोड़ के, यानी जो टीआरपी है ये नीचे दिए गए चार लोग को छोड़ के बाकी किसी का भी रिटर्न लगा सकता है। ये नीचे दिए गए चार लोग को छोड़ के किसी का भी रिटर्न लगा सकता है। कंपनी का रिटर्न टीआरपी नहीं लगा सकता है। किसी भी पर्सन जिसका ऑडिट हो रहा है 44AB में या किसी भी लॉ में, तो उसका रिटर्न नहीं लगा सकता है। अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं फाइल किया है, ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न का तभी पढ़ेंगे, अभी बस समझो, अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं फाइल किया है तो रिवाइज रिटर्न नहीं लगा सकता है। ओरिजिनल नहीं समझेगा तो वो रिवाइज कहां से करेगा उसको? दूसरा, वो नॉन रेसिडेंट का रिटर्न नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि बीकॉम के सिलेबस में ही नहीं है ना नॉन रेसिडेंट, वो तो फाइनल में पढ़ेंगे आके, तो कहां से करेगा? तो हम लोग कोई ठीक से नहीं समझता तो उसको कहां से समझेगा? तो 139B टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर। ठीक है, कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता? सीए नहीं हो सकता, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता, ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक नहीं हो सकता, एम्प्लॉय नहीं हो सकता। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, और जो इंटर क्लियर है सीए सीएस सीएमए का। स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन मतलब कोई भी पर्सन जिसको रिटर्न लगाना वो उसका रिटर्न लगा सकता है, अदर देन कंपनी, ऑडिट वाला, ओरिजिनल रिटर्न अगर उसने नहीं लगाया तो रिवाइज रिटर्न, क्योंकि उसको समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है, और नॉन रेसिडेंट रिटर्न क्योंकि उसको प्रोविजन ही नहीं आता होगा। ओके, तो ये सारी चीजें वो नहीं कर पाएगा 139B। अब दूसरा तरीका रिटर्न लगाने का खुद से, तो आ जाओ फर्स्ट पेज पे आओ। हु शैल फाइल रिटर्न, कौन कंपल्सरली रिटर्न लगाएगा? कंपनी और फर्म ऑलवेज कंपल्सरली रिटर्न लगाने वाले। ठीक है, कंपनी और फर्म ऑलवेज कंपल्सरली रिटर्न लगाएंगे, भले ही लॉस हो प्रॉफिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिटर्न लगाना है मतलब लगाना है। अदर देन ये दोनों लोग जिसका ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड करेगा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट,
ग्रॉस टोटल क्या होता है, मतलब 6A के पहले वाला, ठीक है। और इसमें बोला गया 54 वाली जो सीरीज अपने पढ़े ना, 54G 54B, उसके भी पहले, वो लेने से पहले और डिडक्शन लेने से पहले 6A का, उसके पहले अगर एक्सीड कर रहा है बेसिक एग्जाम्पशन तो रिटर्न लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है रिटर्न। ओके। या कोई भी ROR, अब समझ में आ रहा होगा ROR कौन है। ROR जिसका एसेट आउटसाइड इंडिया है या जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी है आउटसाइड इंडिया, यानी किसी अकाउंट में वो एज अ नॉमिनी है या साइनिंग अथॉरिटी है यूएसए के बैंक वगैरह में, तो उसको कंपल्सरली रिटर्न है। तो 3 लोग को रिटर्न है, किसको, कंपनी और फर्म को कंपल्सरली फाइल करना है। किसी और बंदे को अगर उसका बेसिक एग्जेम्पशन एक्सीड करेगा ग्रॉस टोटल इनकम तो करना है बिफोर 6A एंड 54 सीरीज। कोई भी ROR जिसका एसेट आउटसाइड लोकेटेड है या जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया किसी अकाउंट की, उसको कंपल्सरली रिटर्न लगाना है। अब जो भी ऊपर लोग हम लोग बताए हैं, अगर तुम उसमें फॉल नहीं करते हो, यानी तुमको रिटर्न नहीं लगाना, फॉर एग्जांपल तुम्हारा GTI नहीं एक्सीड कर रहा है, फिर भी तुमको रिटर्न लगाना है अगर तुम ये 3 चीज कर देते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला जो केस है वो पूर्वी से रिलेटेड है, अगर वो डिपॉजिट करेगी 1 करोड़ या मोर इन 1 और मोर करेंट अकाउंट, अगर वो अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया जमा करेगी तो उसको कंपल्सरली रिटर्न लगाना पड़ेगा। करंट अकाउंट लिखा है, सेविंग लिखा है क्या, नहीं, तो करंट अकाउंट। अच्छा, डिपॉजिट वर्ड लिखा है, चाहे कैश डिपॉजिट करो, चाहे चेक डिपॉजिट करो, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर करो, चाहे कैसे भी डिपॉजिट करो, सब कुछ कवर है। किसी भी मोड से अगर तुम डिपॉजिट करते हो 1 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा, तो उस सिनेरियो में तुमको कंपल्सरली रिटर्न लगाना है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर कंपनी है और उसने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, तो वो यहाँ फॉल करेगा कि वो ऊपर में ऑलरेडी कवर्ड है, तो ऊपर में ऑलरेडी कवर्ड, जो ऊपर ऑलरेडी नहीं कवर्ड है वो यहाँ फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो रचित है और रचित की इनकम मान लो 2.5 लाख से कम है, तो उसको रिटर्न लगाना है, नहीं लगाना। बट क्या हुआ, उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ गए, तो अब उसको रिटर्न लगाना है, हाँ लगाना है, क्योंकि 2 करोड़ आए कहां से वो भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है चलो। अब क्या होता है, नवीन चला जाता है घूमने फॉरेन कंट्री में। तो अगर नवीन फॉरेन कंट्री में घूमने जा रहा है और 2 लाख से ज्यादा रुपया खर्च कर रहा है, किस चीज में, सब चीज में, ट्रैवल को, जाना खाना आना पीना सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ मिला के अगर 2 लाख से ज्यादा का खर्चा किया है इसने, तो फिर रिटर्न लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2 लाख रुपया खर्च करके फॉरेन घूमने जा रहे हो, तो इनकम कहाँ है भैया, वो तो बताओ, बिना इनकम के थोड़ी जाओगे तुम 2 लाख। दूसरा एक्सपेंस है दीपांशु से रिलेटेड, अंधेरे में बैठे रहते हैं ये। अगर इसने एक्सपेंडिचर दीपांशु ने इनकर किया 1 लाख से ज्यादा बिजली के बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख से ज्यादा पे किया दीपांशु ने, तो उसको कंपल्सरली रिटर्न लगाना पड़ेगा। तो किसको किसको कंपल्सरी रिटर्न लगाना है, कंपनी फर्म लगाना है, GTI एक्सीड कर रहा है बिल लगाना है, एसेट आउटसाइड इंडिया है लगाना है, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया लगाना है। ये 3 काम कर दोगे तो लगाना है क्या, 1 करोड़ रुपया जमा कर दोगे करेंट अकाउंट में तो लगाना है। एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर ट्रैवल इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में नवीन घूमने जाएगा 2 लाख से ज्यादा खर्चा करेगा तो उसको लगाना पड़ेगा रिटर्न। दीपांशु अंधेरे में बैठे बैठे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा पे करता है तो उसको रिटर्न लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वही बोला GTI में क्या लेना है, बिफोर 6A एंड बिफोर 54 से 54 GB तक का जो एग्जेम्पशन है वो रिटर्न लगाना है, रिटर्न लगाना है, रिटर्न लगाना है, कब तक लगाना है, और जो बताते हैं यहाँ हुई अमेंडमेंट, ठीक है ध्यान देना। ठीक है चलो आ जाओ इधर, अंधेरे से बाहर आते हैं, ड्यू डेट पढ़ते हैं। ड्यू डेट क्या है, अगर 92E बताओ जल्दी से क्या है 92E, जल्दी 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 जल्दी, 92E क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग में जो रिटर्न लगाते हैं, याद आया, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। तो अगर तुम ट्रांसफर प्राइसिंग वाले में, यानी तुमने इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन किया है, तो उस केस में 30 नवंबर है तुम्हारे लिए ड्यू डेट रिटर्न की, ठीक है। 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर विल बी योर ड्यू डेट 92E अगर लगता है तो। अब जल्दी से मेरे को बता दो ऑडिट रिपोर्ट का क्या डेट है, 92E वाला, 1 मंथ प्रायर, ओके। तो अगर तुम 92E वाले हो तो तुम्हारे लिए 30 नवंबर है रिटर्न का डेट। अगर तुम एक कंपनी हो, ठीक है, जिसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा ऑब्वियसली, नहीं तो तुम 30 नवंबर हो जाओगे। अगर तुम कंपनी हो तो तुम्हारे लिए डेट है 31 अक्टूबर।
अगर तुम कोई ऐसे एसएससी हो जिसका इंटरनेशनल स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है लेकिन तुम्हारा ऑडिट हो रहा है किसी भी लॉ में, कंपनी लॉ में, इनकम टैक्स में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, कहीं पे भी अगर तुम्हारा ऑडिट हो रहा है तो 31 अक्टूबर होगा तुम्हारा लिए डेट, तुम्हारे लिए डेट होगा 31 अक्टूबर। अच्छा, एक फर्म है, एक फर्म का अगर ऑडिट हो रहा है तो उसका डेट क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर। तो उसके जितने पार्टनर हैं उन सबका डेट भी 31 अक्टूबर हो जाएगा, उस फर्म का भी डेट, फर्म के सारे पार्टनर का 31 अक्टूबर हो जाएगा। पहले यहाँ पे सिर्फ वर्किंग पार्टनर था, अब यहाँ पे वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर दोनों को इंक्लूड कर लिया गया, दोनों के लिए 31 अक्टूबर हो जाएगा। पहले ये डेट थी सितंबर की, अब ये भी 31 अक्टूबर हो चुकी है। ये दो अमेंडमेंट है यहाँ पे। बाकी हम जैसे आम आदमी लोग के लिए 31 जुलाई, हम जैसे आम आदमी लोग के लिए 31 जुलाई डेट है। ठीक है, ठीक है, चलो। पूर्वी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करेगी 30 नवंबर, कंपनी 31 अक्टूबर, और किसी का ऑडिट हो रहा है 31 अक्टूबर, वो फर्म जिसका ऑडिट हो रहा है 31 अक्टूबर। ओके, अच्छा, एक फर्म है जिसका ऑडिट नहीं हो रहा, उसका क्या डेट होगा? जुलाई, 31 जुलाई। तो उसके पार्टनर का क्या डेट होगा? 31 जुलाई। ओके, अब मान लो दीपांशु की शादी होगी, पर दीपांशु जो है वो अपना रहता है गोवा में, ठीक है, यूपी वाला दीपांशु नहीं, गोवा में रहता है, गोवा में पैदा हुआ है, गोवा में ही रहता है। तो बोला जाता है कि गोवा में एक रूल आया हुआ है सेक्शन 5A पोर्टुगीज सिविल कोड 1860 के, उसके हिसाब से बोला जाता है कि दीपांशु और उसकी वाइफ दोनों की जो इनकम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों के बीच में, एक्सेप्ट सैलरी। तो दीपांशु अपनी वाइफ का इनकम दोनों मर्ज करेगा और दोनों को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। तो बोलते हैं कि अगर दीपांशु इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है और उसको नवंबर 30 की डेट मिलती है तो उसकी वाइफ को भी नवंबर 30 वाले ड्यू डेट एप्लीकेबल होगा। ओके, इंपॉर्टेंट है नहीं, पर याद रह जाएगा दीपांशु की वजह से। तो ड्यू डेट क्या है? 92 ही 30 नवंबर, अदर देन 92 ही 31 अक्टूबर, और ऑडिट फॉडिट नहीं होता है मेरे जैसे नॉर्मल लोग के लिए 31 जुलाई, मेरे जैसे नॉर्मल लोग के लिए 31 जुलाई। दीपांशु जैसे लोग जो गोवा में रहते हैं, गोवा के बीच में लेटे रहते हैं समुद्र के, उनके लिए क्या हो जाएगी? उनके लिए 30 नवंबर हो जाएगी, उनकी वाइफ के साथ, अगर उनमें से दोनों में से किसी एक ने भी 92 ही किया है तो। ओके, ये वाला पॉइंट छोड़ देना, अभी नहीं समझेगा, थर्ड वाला। नहीं लगाया रिटर्न, क्या कर लोगे? रिटर्न नहीं लगाया, क्या कर लोगे? तो पहले दो चीज तो बताई हुई है, याद करो। 234A याद है, एडवांस टैक्स में पढ़ा था। सबसे पहले तो 234A लगाएंगे, फिर 234F लगाएंगे, फिर नहीं मानोगे तो बचा देंगे 144 में बीजीए कर देंगे, बचा भी सकता है वो तुम्हारा। और क्या कर सकता है? पीजीबीपी कैपिटल गेन का लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, 142(1) का नोटिस दे देंगे। सेक्शन 11 बताओ तो किसका है जल्दी से? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 कौन से चैप्टर में पढ़े थे? चैरिटेबल ट्रस्ट। 13 कौन से चैप्टर में पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, पढ़े थे, नहीं पढ़े, पढ़े हैं, नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, पॉलिटिकल पार्टी नहीं पढ़ाया, पॉलिटिकल पार्टी का 80AC नो प्रॉफिट लिंक, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं लगाया, 139 वाला ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा? पीजीबीपी सीजी का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। 234A मारेंगे तुम्हारे पास, और 234F भी मारेंगे, बजा भी देंगे 144 में, 142(1) में तुम्हारा नोटिस भी दे देंगे। सेक्शन 11 और 13A का डिडक्शन नहीं मिलेगा तुमको, 80AC का भी कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। और एक चीज याद रखो, 234F में क्या पढ़े थे? कितना है फीस? 5,000, 5,000 फीस है, और अगर डज नॉट एक्सीड 5 लाख तो 1,000। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न पढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन 139(1) अपने कर लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चल रहा है लॉस रिटर्न में 139(3). लॉस रिटर्न मतलब क्या होता है? अगर तुमको लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, फिर भी तुमको रिटर्न लगाना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है? 139(1) वाली, अगर तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है लॉसेस को। लेकिन दो एक्सेप्शन है। एचपी का लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इवन इफ रिटर्न इज फाइल लेट, अगर लेट फाइल करोगे तो भी एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। तो क्या नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे बताओ तो?
अगर टाइमली रिटर्न नहीं लगाया तो क्या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? पीजी सैलरी होगा क्या? सैलरी का लॉस नहीं। पीजीबीपी नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। कैपिटल गेन नहीं कर पाएंगे। ओके। एचपी कर पाएंगे। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कर पाएंगे। अब मेरे को बताओ, अदर सोर्स का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे क्या? सर अदर सोर्स का तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, पर ओनिंग मेंटेनिंग का तो होता है, रेस हॉर्स, वो वाला कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे क्या? नहीं, वो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके। द रिस्ट्रिक्शन इज नॉट ऑन बॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर। बॉट फॉरवर्ड में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैरी फॉरवर्ड में रिस्ट्रिक्शन है। तो अपने क्या करें, सेक्शन नंबर 139(3) लॉस रिटर्न। लॉस रिटर्न मतलब लॉस हुआ है तो भी रिटर्न लगाना पड़ेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट कहां लिखी है? 139(1) में ड्यू डेट लिखी हुई है। अगर नहीं लगाओगे तो पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ओनिंग मेंटेनिंग वाला तुम नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेट फाइल करोगे तो। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। अच्छा, ये बॉट फॉरवर्ड के लिए लिमिट नहीं है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड के लिए मना किया गया। बॉट फॉरवर्ड तो कर पाओगे, लेट लेट लगाओगे तो कोई अगर पुराने साल का लॉस है वो बॉट फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हो, बट नया वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसकी बात कर रहे हैं, नए वाले की। ओके। अगर किसी को बर्थडे लेट विश करोगे तो क्या होगा? चार कंधों पे जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। किसी को बर्थडे कभी भी लेट विश मत करना, वरना चार कंधों पे जाओगे। 139(4) बिलेटेड रिटर्न, ठीक है, 139(4) बिलेटेड रिटर्न। तो इसमें भी अमेंडमेंट है, ये वाली डेट में अमेंडमेंट आई है, इसमें और इसमें दोनों में। तो इसमें क्या बोलता है, अगर 139(1) में दी गई डेट को तुम नहीं मैच कर पाए, तुमने 139 वाली डेट पे नहीं फाइल किया, तो भी तुम रिटर्न लगा सकते हो, लेकिन कब तक? बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ओके। और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले। बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर मतलब क्या होता है? अपना 21-22 चल रहा है, तो बताओ कब लास्ट डेट कब आएगी? अगर 21-22 चल रहा है तो अपनी लास्ट डेट कब आएगी? 31/12, हाँ, 2022, राइट। तो इफ रिटर्न इज नॉट फाइल विद इन टाइम, 139 वाला, फिर भी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 139(4) का। और बिलेटेड रिटर्न अगर फाइल करोगे तो कब तक कर सकते हो? बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर। क्योंकि अगर असेसमेंट हो गया फिर क्या रिटर्न ला पाओगे? फिर तो हो गया। अच्छा, अब मेरे को एक चीज से इसको लिंक करता हूँ। 139(4) बिलेटेड रिटर्न, याद करो अपने क्या पढ़े थे रोल बैक में? बिलेटेड रिटर्न पे रोल बैक मिलता है क्या? नहीं मिलता है। वेरी गुड। तो 139(4) इज बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न बोलता है 139(1) का डेट नहीं मीट करोगे फिर भी रिटर्न लगा सकते हो अर्लियर ऑफ दिस टू डेट, या तो बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, विच एवर इज अर्लियर। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट क्या था पढ़ेंगे, अभी बस समझो कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट लिखा है, स्टार्टिंग ऑफ असेसमेंट लिखा है क्या? यानी अगर असेसमेंट स्टार्ट हो गया और 3 months अभी नहीं हुआ है, 3 months वाला भी नहीं हुआ है, एंड असेसमेंट स्टार्ट हो गया, तो रिटर्न लगा सकते हैं क्या? ओके। जैसे अभी अपने लिए डेट क्या है? 31/12/2022, ठीक है। और मेरा असेसमेंट का नोटिस आ गया 31, मेरा असेसमेंट का नोटिस आ गया 1 September 2022, सिर्फ नोटिस आया, तो रिटर्न लगा सकता हूँ बिलेटेड? अभी लगा सकता हूँ। ओके। 95 रिवाइज रिटर्न, ठीक है। गलतियां हो गई हो तो सुधार सकते हो क्या? सुधारने की तो चांस देनी चाहिए सबको, हर एक गलती तो सबको माफ होती है। तो 139(5) में रिवाइज रिटर्न है, ठीक है। कोई भी गलती अगर तुमसे हो जाता है तो एसएससी चाहे तो रिवाइज कर सकता है, सिर्फ एक गलती नहीं, जितनी गलती हो उतनी रिवाइज कर लो, जितनी बार करनी है उतनी बार कर लो, अनलिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास। लेकिन एक टाइम स्लैब है अपने पास, क्या? 3 months, बिफोर 3 months प्रायर टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये दोनों में विच एवर इज अर्लियर है, उसके पहले जितनी गलती करनी है करो, जितना रिवीजन करना है करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार करना है करो। एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज कर सकते हो तुम। सेक्शन नंबर 139(5). लॉस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, हाँ, लॉस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो।
बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, हाँ रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तुम सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सब रिवाइज कर पाओगे, बस तुम्हारे पास कंसाइज बुक होनी चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है? तो तुम सब रिवाइज कर पाओगे। और रिटर्न कैन बी रिवाइज इवन इफ नोटिस अंडर 143, अगर नोटिस आ गया तो भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीशन बोला हुआ है वहां पे, ठीक है? नोटिस आया तो भी तुम कर सकते हो। तो सेक्शन नंबर 135 139(5) रिवाइज रिटर्न, तुम रिवाइज कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो, जितना बार चाहो उतना बार कर सकते हो, बट बिफोर 3 मंथ प्रायर टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, इतनी बार करना है। एन नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। 139(3) को भी रिवाइज कर सकते हो, 139(4) को भी रिवाइज कर सकते हो, नोटिस आने के बाद भी रिवाइज कर सकते हो, और रिवाइज वाले को भी रिवाइज कर सकते हो। जब तुम कोई रिटर्न रिवाइज कर दोगे ना, तो पीछे के सारे रिटर्न को उसको रिप्लेस कर लेगा, वो उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है? तो मान लो अगर मेरा असेसमेंट चालू हो गया है 139(1) में, मैंने एक रिटर्न लगाया, मेरा असेसमेंट चालू हो गया, बट मैंने रिवाइज रिटर्न लगा दिया, तो क्या रिवाइज वाले पे होगा कि ओरिजिनल वाले पे होगा असेसमेंट? रिवाइज वाले में होगा, सिंपल। तुमने रिवाइज कर दिया तो ठीक है, पर 139 में अगर उसने पकड़ लिया ना, तो फिर तो भैया 15 दिन, ठीक है? आईफोन 14 15 चलो आ जाओ। If AO consider that return defective, then he may intimate the defect to SSC and give opportunity of being heard to rectify the defect within 15 days. 15 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर देना, ठीक है? चाहो तो एडिशनल टाइम AO दे सकता है। अब मान लो तुम्हारे पास नोटिस आया और तुम बोल दिए कि मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, तो फिर वो क्या करेगा? वॉइड एब इनिशियो, वो सीधा करेगा वॉइड एब इनिशियो, जो रिटर्न तुमने लगाया उसको हटा दिया जाएगा, वॉइड एब इनिशियो। तो क्या हुआ? 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न अगर तुमने फाइल किया है तो तुम्हारे पास नोटिस आएगा, OBH मिलेगा, 15 दिन के अंदर डिफेक्ट रेक्टिफाई कर देना। 15 दिन के अंदर अगर तुमने बोला कि मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, तो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो, ठीक है? तुमने जो रिटर्न फाइल किया वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। और अगर ड्यू डेट चली गई होगी तो बिलेटेड रिटर्न भी नहीं लगेगा, और रिटर्न लगेगा ही नहीं, वो सीधा बजा देगा 144 में। क्या करेगा? बजा देगा 144 में। तो 139(3) लॉस रिटर्न, 139(4) बिलेटेड रिटर्न, 139(5) रिवाइज रिटर्न, 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। अब 139(4) A B C D E F, ठीक है? 139(4) A B C D E F। 139(4) A ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट को रिटर्न कब लगाना है? जब उसका टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू एग्जेम्पशन 11 एंड 12 एक्सीड करेगा बेसिक एग्जेम्पशन को, तब रिटर्न लगाना है। ट्रस्ट को रिटर्न कब लगाना है? अच्छा 11 12 याद है ना, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है? 11 12 का एग्जेम्पशन लेने, वो 85%, फिर 15% वाला, ठीक है? सेक्शन 11 एंड 12 का एग्जेम्पशन लेने से पहले अगर टोटल इनकम एक्सीड करेगा तो ही रिटर्न लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए बोलता है सेक्शन 13A का अगर एग्जेम्पशन लेने से पहले एक्सीड कर रहा है तो ही लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, अगर सेक्शन 10 में उस इंस्टीट्यूट का इनकम एग्जेम्प्ट है, तो सेक्शन 10 लेने से पहले अगर उसका टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है बेसिक एग्जेम्पशन, तो उसको रिटर्न नहीं लगाना है, तो लगाना है रिटर्न, सॉरी। यूनिवर्सिटी को कंपलसरी रिटर्न है, बिजनेस ट्रस्ट को कंपलसरी है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को कंपलसरी है। बिजनेस ट्रस्ट को कंपलसरी है, इन्वेस्टमेंट फंड को कंपलसरी है, यूनिवर्सिटी को कंपलसरी है। ओके, ये थे रिटर्न। अब बात कर लेते हैं साइनिंग, घर पे पढ़ लेना, चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ। दीपांशु का रिटर्न कौन साइन कर सकता है? दीपांशु खुद या उसका ऑथोराइज्ड पर्सन। क्या मतलब? उसका बेटा साइन कर सकता है, उसका बेटा भी है कहाँ, उसका बेटा नहीं साइन कर पाएगा, ठीक है? तो इंडिविजुअल हिमसेल्फ या ऑथोराइज्ड पर्सन। HUF में कर्ता कर सकता है, लेकिन कर्ता खुद ही भाग गया है देश के बाहर, तो फिर कोई भी एडल्ट मेंबर कर देगा HUF का। फर्म LLP के लिए मैनेजिंग पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या मेजर पार्टनर। मेजर पार्टनर मतलब 18 के ऊपर वाला। कंपनी के केस में कोई भी डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर कर सकता है, और अगर IBC में चला गया है तो IP करेगा, ठीक है? लोकल अथॉरिटी के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर, AOP के लिए प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी साइन करेगा।
अब तुमने जब रिटर्न लगाई है तो सूखे सूखे तो लगाओगे नहीं, 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ेगा। पहले तो बंदा कमाए, कमाने के बाद वो बेचारा टीडीएस भरे अपना, एडवांस टैक्स भरे अपना, फिर ये सब से उसको सुकून मिला तो फिर वो मैट क्रेडिट दे, ये सब ले। उसके बाद उसको थोड़ा सुकून मिला तो 139 में उससे रिटर्न लगवाए, तो जब उससे रिटर्न भी लगवाए तो उससे फिर 140A में सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी भरवाए। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब क्या होता है, जो लास्ट अमाउंट आती है टैक्स की वो वाली, वो कैसे भरने है तुमको, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, मैट क्रेडिट, रिलीफ। रिलीफ मतलब वही 1991 वाला या कोई भी और रिलीफ अवेलेबल है तो वो सब लेने के बाद जो अमाउंट लास्ट में बचेगा वो भर देना और उसके साथ रिटर्न जाएगा, ठीक है। हालांकि सेक्शन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल रिटर्न तुम्हारा सबमिट ही नहीं होगा जब तक तुम्हारा टैक्स पेमेंट ही नहीं होगा, तो वो बिना सबमिट के जाएगा ही नहीं। खैर ठीक है, अपने को पढ़ना है। तो कोई भी इंटरेस्ट अगर तुमको आ रहा है 234A, B, C या फीस आ रहा है 234F, तो वो सब कुछ इंक्लूड करके पेमेंट करना, तभी रिटर्न लगाना, ऐसे रिटर्न मत लगा देना। चला जाता है अब, ठीक है, चला जाता है तो भर देना। चलो, अब मान लो तुमने रुपया जमा किया, तो रुपया सबसे पहले जो तुमने जमा किया है वो सबसे पहले इंटरेस्ट के लिए जाएगा, फिर वो फीस के लिए जाएगा, फिर जो बचा वो टैक्स के लिए जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट, फीस और टैक्स, ताकि शॉर्टफॉल हो तो वो तुम पे और इंटरेस्ट लगा सके, इसीलिए, क्योंकि टैक्स रहेगा तभी इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए। तो सबसे पहले जो पैसा तुमने दिया वो इंटरेस्ट के लिए जाएगा, फीस के लिए जाएगा, कुछ बैलेंस बच गया तो वो टैक्स पेबल के लिए चला जाए। दैट्स इट, यहां खत्म होता है अपना रिटर्न फाइलिंग सेक्शन। बोलो क्या डाउट है सबको? चलिए इतना ही रखते हैं, ये वो सारे क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, रेसिडेंशियल स्टेटस के, स्कोप के, ट्रांसफर प्राइसिंग के और रिटर्न फाइलिंग के। रिटर्न फाइलिंग के क्वेश्चन सेल्फ कर लेना, उसमें कुछ ऐसे समझाने का है नहीं, वो तुम लोग एक बार खुद से ही कर लेना, तो ये सारे चैप्टर ओवर हो जाएंगे, ये। इसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर एक्चुअल वाला स्टार्ट किया जाएगा, इसको कंप्लीट करेंगे।